ओके, आज जो हम बात करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आपने SN1 SN2 के बारे में समझा होगा। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पढ़ाने जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक होती है एडिशन रिएक्शन, एक होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड देन आपके पास आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये समझना बहुत ध्यान से, मैं आपको इसका रिलेशन बताता हूँ कि ये ऐसे ही क्यों है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे नीचे जाते हुए तो एलिमिनेशन का टेंडेंसी बढ़ता रहता है। ठीक है, ये लोएस्ट टेम्परेचर पे होता है। लोएस्ट टेम्परेचर कंपैरेटिव बात हो रही है। लोएस्ट टेम्परेचर का मतलब अगर आप जनरल लेना चाहो तो 0 to 5 डिग्री के आसपास ये लो टेम्परेचर मान के चल रहे होते हैं। सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम ये मॉडरेट टेम्परेचर्स की बात करें। मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब कितना है, आपका 10-15 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक हम इसे मॉडरेट टेम्परेचर मानते हैं। एंड एलिमिनेशन इज हमारा 30-40 प्लस जितना भी आपका हाई टेम्परेचर्स, हाई का कोई लिमिट नहीं है। बेसिकली हम 40 डिग्री सेल्सियस प्लस की बात कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? एडिशन रिएक्शन में जनरली क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशंस हो रहे होते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है? जल्दी बताओ आप लोग। बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी मिलती है या एनर्जी लगती है? रिलीज होती है। रिलीज होती है। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से सोचो, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर आपका टेस्ट ट्यूब गर्म हो रहा है तो आप टेस्ट ट्यूब को और हीट थोड़ी करोगे। ठीक है, आप कोशिश रखते हो कि टेम्परेचर कम हो। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही होती है, यहाँ पर जनरली एनर्जी ना लग रही होती है ना रिलीज हो रही होती है, आसपास होती है। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड बना। सब्स्टिट्यूशन जनरली क्या होता है कि एक बॉन्ड तोड़ो, एक बॉन्ड बना दो, किसी की जगह पे कुछ लगा दो, उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है, जनरली दो बॉन्ड फॉर्म टूट रहे होते हैं और एक ही बॉन्ड बन रहा होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहाँ पर एनर्जी आपको देनी पड़ती है और वो एनर्जी देने का तरीका क्या होगा हमारा, हम उसे हीट करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन को पहला आइडेंटिफिकेशन ही क्या होता है, ऐसे डेल्टा लगा होता है या हाई टेम्परेचर लिखा होता है। हाई टेम्परेचर ज्यादा डेल्टा ही लगा होता है। तो ये डेल्टा देख के आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई यहाँ हीटिंग हो रही है, हीटिंग हो रही है, तो हो सकता है यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो। क्या ये बात समझ में आ रही सबको, हाँ या ना? यस एलिमिनेशन रिएक्शन में हाई यस सर। टेम्परेचर है ना, तो हाई टेम्परेचर को आप ऐसे डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो हो सकता है एलिमिनेशन हो। अब हम इसको समझते हैं कि ये एक जनरल आइडिया है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से शुरू करें, बिकॉज एडिशन रिएक्शन हमने थोड़ा बहुत 11th में पढ़ा था। हम पहले सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं अपने कोर्स के हिसाब से 11th, फिर हम 11th का जैसे जैसे समय मिलेगा हम वो करेंगे। ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप लोग का हैलो एल्केन हैलोरीन सभी रीसेंट टेस्ट में भी आ रहा है, इसलिए मैं उसको फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन देखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी 3 टाइप का हो सकता है। हम उसमें सबसे पहला वाला पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जनरल अगर एक रिएक्शन की तरह बात करें तो जनरल हम इसे बोलते हैं ऐसे, RL+NU सॉल्वेंट, एंड ये हो जाता RNU+L-। ये वाला जो चीज है इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, ये जो एल है इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप, और ये जो आपका इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और आपका सॉल्वेंट तो आपको समझ में आ ही रहा है। ठीक है,
ये 2-3 चीज़ों को हम एक-एक करके पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ सबस्ट्रेट, व्हाट इज़ लिविंग ग्रुप, व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है। ये सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें एक साथ मिलके रिएक्शन को ड्राइव करती हैं। इनमें से कुछ भी ऊपर नीचे होगा, क्या पता रिएक्शन टोटली चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम एक एक करके समझने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट इज जनरली जो हमारा कार्बन प्रोवाइड कर रहा होगा, एनीथिंग जिससे हमारा लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, एनीथिंग जिससे भी हमारा लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, कुड बी, ये हो सकता है, लेट्स से एल ये रहा, तो आपका ये सबस्ट्रेट हो गया, दिस इज आवर सबस्ट्रेट। इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे। कैन बी इस तरीके से भी हो सकता है, कैन बी बेंजाइलिक ऑल्सो। ठीक है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट हो गया इस रिएक्शन में। तो सबस्ट्रेट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। नॉट डाइविंग इनटू कि क्या सबस्ट्रेट होता है, आपको समझ में आ रहा होगा जिस भी कार्बन चेन से लिविंग ग्रुप जुड़ा है, ये सारे के सारे बॉक्स वाले सबस्ट्रेट्स हैं। सबस्ट्रेट कौन सी चीज होती है, जिससे हमारा मेन कार्बन प्रोवाइड होता है, जिस पे हमारा रिएक्शन होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? क्या सबस्ट्रेट में किसी को डाउट है? जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है, क्या लिविंग ग्रुप क्या होता है, अगला बात करने जा रहा हूँ। क्या सबस्ट्रेट में डाउट है किसी को भी? एक और नो एग्जांपल, सर। So, ये भी आपका ये वाला पार्ट, जो भी मतलब एक एल कोई चीज होगी, जनरली लिविंग ग्रुप हमारे कोर्स में हैलोजेंस होते हैं। ठीक है, अगर हैलोजन को हटा के जितना पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक, लिविंग ग्रुप की बात करते हैं। व्हाट इज अ लिविंग ग्रुप? लिविंग ग्रुप नाम से ही समझ में आ रहा होगा, लिविंग ग्रुप है ना, इन a nucleophilic substitution reaction, NSR nucleophilic substitution reaction, the group that leaves, अगेन लिटरली यही इसका डेफिनेशन है। और बात है कि हमारा ये चीज नहीं, हम सबको पता है, ठीक है, लिविंग ग्रुप चला जाएगा, कोई एक ग्रुप जाएगा। हाउ डू वी डिसाइड कि कोई अच्छा लिविंग ग्रुप है कि नहीं है? व्हाट आर द मेन फैक्टर्स, कोई अच्छा लिविंग ग्रुप है कि नहीं है? आप एक चीज समझना कि मान लो आप कभी अपने घर वालों से गुस्सा आ जाते हो, तो आप घर छोड़ के जाने की कोशिश नहीं करते। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, आप नहीं करते बस। एम आई राइट? क्यों नहीं यस करते? सर। attachment की वजह से। चलो एक ये भी बात कह सकते हैं। मतलब फिर ये आप ऐसे लेट्स से और लॉजिकली सोचे, लेट्स से इमोशंस हटा दे, तो हमें पता है कि अगर हम तो घर छोड़ दिया तो जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? इतना अनस्टेबल। प्रैक्टिकल सोचना था। ठीक है, हाँ, आगे का सोचो ना, आगे का हम सोच के ये सोच सकते हैं कि जैसे अगर हमने छोड़ के बाहर आगे चले गए तो विल बी वेरी अनस्टेबल, है ना, खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ नहीं पता होगा। तो इट इज बेटर नॉट टू लीव, है ना, इट इज बेटर नॉट टू लीव। जो हो रहा है सह लेते हैं, नॉट टू लीव, है कि नहीं? वैसे ही आपके पास क्या होता है, लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा होगा, जो निकलने के बाद स्टेबल होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये, जो निकलने के बाद स्टेबल हो गया, वो निकल सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं कल सोच लेता हूँ कि नहीं यार, आज कल मेरे घर में मुझ पे बहुत अत्याचार हो रहा है, आई एम गोइंग, आई कैन गो, आई कैन लीव, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, बिकॉज आई एम वेरी स्टेबल, आई कैन सी, आई कैन डू सम थिंग्स कि हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रह लूंगा, खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कई बात समझ में आए? निकलने के बाद हम देखते हैं, अगले स्टेप में देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। इज दिस स्पीशी गोइंग टू बी वेरी स्टेबल? अगर इट इज स्टेबल, देन वी से यस, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। पर ये देखो, ये तो फीलिंग वाली बात हो गई ना। हाउ डू वी डिसाइड एक्चुअली कि कैसे अच्छा लिविंग ग्रुप है कि नहीं है? पहली चीज तो हमें ये बात तो सही है, मैं ये लिख भी दे रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ कि निकलने के बाद स्टेबल होना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है ही है, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप क्या लिख सकते हो इसमें, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि आपको ऐसे वीक कॉन्जुगेट बेसिस, वीक कॉन्जुगेट बेसिस, weak conjugate bases are better leaving leaving groups। ये है मेन जो हम केमिस्ट्री वाइज सोचते हैं कि भाई वीक कॉन्जुगेट बेसिस जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। बात है कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, इसका फीलिंग नहीं आया। लेट्स टेक सम एसिड,
हम ये तो चलो पता होना चाहिए, ये वाली बात आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस बनता है। ये बात तो पता होगी आप लोग को, नहीं पता है तो आपने याद रखनी है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। क्या कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स को ले लें तो लेट्स से स्ट्रॉन्ग एसिड का जो ऑर्डर है वो है HI, then we have HBr, then we have HCl and last we have HF। मैंने आपको पी ब्लॉक में पढ़ाया भी था ऐसा क्यों होता है। H का तुम्हारे पास 1s5p हो गया, 1s4p हो गया, 1s3p हो गया एंड 1s2p हो गया। तो भाई जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो साइज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है बॉन्ड वीक होता जा रहा है। अगर बॉन्ड वीक होता जा रहा है टूटना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो HI अच्छा एसिड है, फिर HBr है, फिर HCl है, HF है। किसी को स्ट्रॉन्ग एसिड के ऑर्डर में तो जरा सा भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज देखना, मैं आज आपको एक और तरीका, आई एम जस्ट गिविंग यू पर्सपेक्टिव ना, कि ऐसा भी तो सोचा जा सकता है। ठीक है, सोचा कैसे जा सकता है कि आप HI को डालते हो, आपने बोला सर बॉन्ड वीक है टूट जाता है, H प्लस या I माइनस। लेट्स टेक इट अ डिफरेंट अप्रोच। मैं कह रहा हूं I माइनस को मन ही नहीं करता H प्लस के साथ रहने का। आप ऐसे भी तो सोच सकते हो कि I माइनस का कभी मन ही नहीं करता H प्लस के साथ रहने का। या और अच्छे से आप ये सोच सकते हो कि अगर H प्लस निकल भी जाए तो I माइनस को फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, चले जाओ, मुझे क्या। क्यों? क्योंकि I माइनस एक स्टेबल स्पीशीज। कैसे? I माइनस का जो साइज है, I माइनस का साइज बड़ा है। I माइनस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दोगे ना, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो संभाल लेगा। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, हैलोजन ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींच के रखेगा, इलेक्ट्रॉन रख लेगा, साइज बड़ा है, एकोमोडेट करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बट यही चीज लेट्स डू इट द अदर वे राउंड। अगर आप HF के लिए करोगे तो हम बोलते हैं HF ना H प्लस प्लस F माइनस में जाएगा, और ये एक अच्छा एसिड नहीं है। हमें पता ही अच्छे से डिसोसिएट भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि F माइनस पे जैसे ही नेगेटिव, आप फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज देख रहे हो, वो गलत है। फ्लोरीन छोटा सा साइज है, उस छोटे से एटम पे आपने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिया, रिपल्शंस बढ़ने लग जाते हैं, अनस्टेबल हो जाता है। वो कोशिश क्या करता है भाई, F माइनस की नौबत ही ना है, बने ही ना, तो वो अपने H प्लस को छोड़ता ही नहीं है। F माइनस इज अनस्टेबल, I माइनस इज स्टेबल। कौन अच्छा लीविंग ग्रुप हो सकता है? I माइनस। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या समझा है, तो हमने इसको ना, ये चीज तो वो हो गया समझने वाली बात। हम इसे अप्लाई कैसे करते हैं? हम इसे अप्लाई करते हैं कि वीक कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आप समझा, कॉन्जुगेट बेस कभी भी बात हो रही है तो कॉन्जुगेट बेस तो आपको पता ही, कॉन्जुगेट बेस पता ना, एसिड से H प्लस निकालो कॉन्जुगेट बेस होगा, है ना। तो वीक बेसिस, वीक कॉन्जुगेट बेसिस, या फिर आप वीक बेसिस भी बोल सकते हो। यहाँ पर वीक बेसिस भी बोल सकते हो आप, दोनों चलेगा। वीक बेसिस या वीक कॉन्जुगेट बेसिस आर बेटर लीविंग ग्रुप्स। अब देखना, क्या मैं यहाँ पर लीविंग ग्रुप का ऑर्डर सीधे लिख दूं? चलो बेस का ऑर्डर लिख दे रहा हूं पहले मैं। बेस का ऑर्डर क्या होगा? F माइनस एक अच्छा बेस है, फिर Cl माइनस होगा, फिर Br माइनस होगा, फिर I माइनस होगा। अब देखना, अच्छा बेस वाला सीन भी यहीं से समझ सकते हो आप लोग कि F माइनस क्या है। F माइनस बहुत, F पे माइनस नहीं रहना चाहता, वो H प्लस को तुरंत खटाक से पकड़ेगा, अच्छे से पकड़ेगा, जल्दी पकड़ेगा, अच्छा बेस है। ठीक है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं हुआ, लीविंग ग्रुप का जो I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये वाली बात समझ में आई? जो हैलोजन हमारे कोर्स में, क्या ये आपको समझ में आया? एक मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बताऊंगा, जल्दी से बताओ क्या समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ। कोई भी डाउट है आप बिल्कुल दिल खोल के पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बताओ। यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। चलो, एक छोटा सा और, एक ऐसे ना, एक एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डिसाइड करना है दोनों में से कौन सा अच्छा लीविंग ग्रुप है। देखना, जो निकलने के बाद स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, एक ये है और एक ये है। सोचो,
चलो आप ये वाला सोचो। ये वाला तो चलो नीचे से सोचना शुरू करते हैं, थोड़ा ऊपर वाला ज्यादा वो मुश्किल हो गया, पर नीचे वाला शुरू करते हैं। OH माइनस और H2O में कौन अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, कौन निकलने के बाद स्टेबल होगा? बस इतना सोचो, कौन निकलने, H2O और OH माइनस में कौन निकलने के बाद स्टेबल होगा? क्या कोई चार्ज स्पीशी स्टेबल होती है? न्यूट्रल स्पीशीज तो ज्यादा स्टेबल होती है ना, ये बात तो सही है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? लेकिन न्यूट्रल स्पीशी तो ज्यादा स्टेबल होती है। आपका H2O तो वैसे ही बहुत अच्छा, भाई H2O तो बहुत सारी रिएक्शन में H2O एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। रीजन H2O आराम से एग्जिस्ट कर सकता है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपने याद रखना है। पता है मैं क्यों बता रहा हूँ? आपने आज तक जितनी भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन पढ़ी होगी, आपने किसी भी रिएक्शन में OH माइनस को निकलते नहीं देखा होगा। आपने हमेशा देखा होगा पहले H प्लस लाके जुड़ता है, फिर H2O निकलता है। होता है कि नहीं होता? नोटिस किया आपने कभी? हर एक मैकेनिज्म अगर आप देखो, उस मैकेनिज्म में भी ऐसे ही पढ़ा रहे होते हैं कि H प्लस आएगा, H2O बनेगा, निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि H2O एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, OH माइनस नहीं, क्योंकि ये एक वीक बेस है, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या किसी को भी डाउट है इसमें? लास्ट वाला समझ में आया? अब एक चीज देखना आप लोग, ये समझ में आया कि नहीं आया, या ना बताओ सारे लोग, ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. निकलने के बाद स्टेबल, अच्छा इन दोनों में देखना, इन दोनों में कौन सा स्टेबल होना चाहिए? सिर्फ स्टेबिलिटी वाइज देखो। देखो ऑक्सीजन भी छोटा है, ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है। ऑक्सीजन भी छोटा है, ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, क्या ये स्टेबलाइज हो रहा है? Yes, sir. कैसे? रेजोनेंस से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिख रहा है आपको? यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं? O पे नेगेटिव, ये इधर गया, Yes. ये गया इधर, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? नहीं, ये खराब है। आपने अभी देखा कि नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और आप तो भैया और इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहे हो। ये एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा बेस है ये, इसलिए काफी खराब न्यूक्लियोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये निकलने के बाद स्टेबल नहीं है, ये निकलने के बाद स्टेबल नहीं है। दिस इज अ बैड लीविंग ग्रुप। इन दोनों में ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा होगा? ये वाला। क्या ये वाली बात समझ में आएगी, हाँ या ना? जल्दी बताओ, किसी को भी Yes, डाउट है? sir. आ जाओ इसमें देखते हैं। ठीक है, वैसे तो ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते हमारे लिविंग ग्रुप में। क्वेश्चन आपको लिविंग ग्रुप में यही वाला ही मिलेगा, बट स्टिल आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि लिविंग ग्रुप डिसाइड कैसे करते हैं। बार बार हम ये देख रहे हैं जो निकलने के बाद स्टेबल। स्टेबिलिटी के लिए हम क्या देख रहे हैं? वही सारी चीजें। भाई नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रेजोनेंस। ठीक है, आप देखना यहाँ पर इसी हिसाब से अगर आप सोचो तो कौन मुझे बताएगा कि इन दोनों में ज्यादा अच्छा कौन से होगा लिविंग ग्रुप? First wala. फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? नेगेटिव चार्ज है ना, First wala. ये वाला। कैसे? आप देखना यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये तो रेजोनेंस, ये तो सेम है। देखो यहाँ तो सेम है, डिफरेंस इसकी वजह से आ रहा होगा। आप ये देखो, पहले ये तो आइडेंटिफाई कर लिया होगा आपने, CH3 और CF3। CH3 और CF3, क्या ये बात समझ में आ रही है? CH3 और CF3, क्या किसी को ये तो दिख रहा है ना डिफरेंस इसमें, Yes, sir. CH3 और CF3 में। अब ये बताओ, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से स्टेबलाइज होते हैं या विड्रॉइंग ग्रुप से? नेगेटिव चार्ज से हम इलेक्ट्रॉन खींचते हैं या उनको इलेक्ट्रॉन देते हैं? जल्दी। Withdrawing. विड्रॉइंग से। कौन सा विड्रॉइंग है? CF3 होगा ना? हाँ सर, ठीक है। आया समझ में? हाँ सिंपल सा आइडिया ये लिया, देख लो आप आराम से देख लो। लिविंग ग्रुप में किसी को भी डाउट हो, फिर हम आगे चलते हैं। कोई भी ऐसा, सिमरन, नम्रता, आप में से किसी को भी कोई डाउट पूछ सकते हो। क्लियर है बच्चे? Yes. चलो जी।
नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज गोइंग टू बी न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। सबसे पहली चीज कॉन्जुगेट bases are better nucleophile than their neutral counterparts। ठीक है, इसको और कैसे लिखते हैं, दैट इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। आप ऐसे समझ सकते हो, आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। लेकिन आपके पास है OH माइनस एंड आपके पास है H2O। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बेसिकली बेसिस होते हैं। आपने देखा ये भी आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी जाके डोनेट कर सकता है, इसके पास लोन पेयर है, ये भी जाके डोनेट कर सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं हो तो आपको क्या लगता है कौन सा वाला जल्दी अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ? नेगेटिव। नेगेटिव वाला। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, काइनेटिक्स होता है, कौन कितनी जल्दी जाके अटैक करता है। तो इसका जो मूवमेंट है ये फास्ट होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज है, पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन काफी फास्ट होगा। क्या ये बात समझ में आई? इन दोनों में आपके पास ये ज्यादा अच्छा है, OH माइनस और H2O ये रहा। नेक्स्ट आप देखना आपके पास क्या होगा, इसी में आपके पास NH2 माइनस और अमोनिया, कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? NH2 माइनस। NH2 ठीक है, minus। आपके पास HS माइनस है और H2S है, ऑब्वियस सी बात है HS माइनस। आपके पास फिनॉल वाला पार्ट है, ठीक है, या O माइनस है फिनॉक्साइड और फिनॉल में, ये आपके पास ये वाला अच्छा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? किसी को भी Yes डाउट है? sir। चलो जी, तो आपके पास नेगेटिवली जो चार्ज स्पीशीज होती है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। हम बेटर न्यूक्लियोफाइल से ज़्यादा अच्छा ना, हम इनको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। आज से हम इनको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। और अगर ये वाले स्ट्रॉन्ग हैं तो ये वाले कैसे हो जाएंगे, ये वीक न्यूक्लियोफाइल्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या किसी को भी डाउट है? No, sir. चलो जी, नेक्स्ट देखना, इसी में सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन अ पीरियड। अगर आप पीरियड में आप देख रहे हो किसी पीरियड में, तो आपके पास लेट्स से CH2 माइनस है, NH2 माइनस है, OH माइनस है और F माइनस है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं सीधे सीधे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। रीज़न डोनेशन करना है यार, डोनेशन करना है। अगर डोनेशन करना है और उसका पावर है खींचने वाला, तो वो क्यों डोनेट करेगा, या करेगा तो कम करेगा। आपको कैसा चाहिए, अच्छा डोनर चाहिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी इनमें कैसा होगा, ये होगा। या किसी को डाउट है? No sir। SH माइनस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, PH2 माइनस। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी पीरियड में ऐसे रहता है। थर्ड, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन अ ग्रुप। न्यूक्लियोफिलिसिटी इन अ ग्रुप। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। पता है ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप समझ सकते हो कि कैसे। अकोमोडेटिंग पावर बढ़ेगी, मतलब नीचे जैसे साइज बढ़ेगा और तो। प्लस आप वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो कम होएगा, हाँ राइट। डोनेशन पावर उसका बढ़ता जाएगा। तो अगर किसी ग्रुप में बात करें तो हमारे पास यही चीज़ें आ रही हैं, और बहुत ही सिंपल सिंपल आपको केसेस दिख रहे होंगे। अगर आपको कभी ऐसे कंपेयर करना है तो आपको ये पता है नेगेटिव चार्ज वाला ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कभी ये आ गया कि बताओ इनमें से कौन सा अच्छा है, तो हम नेगेटिव में ही बात करें। तो नेगेटिव चार्ज में अगर आप देखोगे तो हमारा कार्बन नाइट्रोजन, डोनर कौन एटम है उस हिसाब से देख लिया कि डोनर एटम अगर कार्बन है तो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जल्दी डोनेट करेगा।
अगर किसी ग्रुप में कभी आ गया कि I माइनस अच्छा है या Br माइनस अच्छा है, Cl माइनस अच्छा है, तो अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज पे बात आ गई। साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा होगा। हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ तक बताओ। फोर्थ इज ड्यू टू रेजोनेंस nucleophilicity decreases. अगर आप रेजोनेंस करोगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। रीजन आप देखना, न्यूक्लियोफिलिसिटी में आपके पास ये देखना, ये आपके पास है एंड C2H5O माइनस है। आपका काम है कि आप लेके जाओ, डोनेट करो। अरे जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो डोनेट कैसे करोगे? अब कैसे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ये तो रेजोनेंस में चला गया, अब ये तो यहाँ है ही नहीं ना, ये अवेलेबल थोड़ी है पूरे टाइम कि आप जाओगे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा, नहीं। आप पता चला यहाँ पर आके खड़े हो, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो आपको लग रहा है यहाँ पर, एक्चुअल में अब वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से हट गए हैं और वो हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? Yes, क्लियर? sir. Yes. रेजोनेंस भाई मैं कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है, डोनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो चीज नहीं हो पा रहा है। चलो जी, लास्ट इज nucleophilicity also depends on nucleophilicity also depends on solvent। इस पॉइंट को देखने जा रहे हैं हम। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉल्वेंट इफेक्ट, है ना। चलो जी, सॉल्वेंट इफेक्ट की बात करें। अगर सॉल्वेंट इफेक्ट की बात करें, सबसे पहले वी हैव पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। व्हाट इज अ प्रोटिक सॉल्वेंट? दो, पहली चीज शुड हैव शुड हैव चार्जेस। चार्जेस का मतलब आई मीन पार्शियल चार्जेस, है ना। और जो पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, या फिर हम इसको ऐसे क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ भी बोलो आप। सेकेंड पॉइंट है केपेबल ऑफ डोनेटिंग H+, या फिर और भी अच्छा बताए क्या, इन सारी बातों को हटा के ना, पोलर प्रोटिक को कई किताबों में ऐसे लिखते हैं, ऐसा सॉल्वेंट जो कि केपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। इतनी सी बात से सारा कुछ कवर हो जाता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो दो दो चीज़ें होंगी, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस भी क्रिएट हो रहे होंगे। ठीक है, आपके पास क्या होगा, H+ भी होगा ही टर्मिनल, तभी ऐसा हो रहा है। तो जितने भी आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो केपेबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ठीक है, अब इसके बाद देखोगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में शुड हैव पार्शियल चार्जेस, है ना, या केपेबल ऑफ डोनेटिंग H+, केपेबल ऑफ H बॉन्डिंग। एग्जाम्पल में मेरे पास क्या होंगे, आई हैव वाटर, आई हैव मेथेनॉल, आई हैव एथेनॉल। ये जितने भी आपको सॉल्वेंट दिख रहे हैं सारे के सारे आपके पास क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे डिसाइड होता है वो देखते हैं। ठीक है, देयर इज सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्वेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या किसी को यहाँ तक डाउट है? यहाँ तक किसी को भी जरा सा भी डाउट है, यहाँ तक बता दो जी। क्या आपको समझ में आ रहा है हम क्या कहानी कर रहे हैं? अगर आपको ये Yes, sir. नहीं समझ में आ गई ना, तो मैं आपको जैसे ही SN1 SN2 पढ़ाऊंगा आपको लगे यार ये तो होना ही चाहिए था, पता नहीं ऐसा कोई बताया क्यों नहीं किसी ने। ठीक है, यही तो होता है। ये बहुत लॉजिकली कनेक्ट हो जाएगा सब कुछ अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो। किसी को जरा सा भी डाउट? हाँ जी, No, sir. चलो जी, ठीक है, आओ हमारे पास। नहीं तो देर इज सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्वेंट।
अब यहाँ पर हाइड्रेशन क्या होता है, आपने लेट्स से एग्जांपल में क्या ले लिया, यू हैव टेकन NaF, यू हैव टेकन NaCl, यू हैव टेकन NaBr, यू हैव टेकन NaI। क्यों ऐसा कर रहे हो, ताकि भाई I माइनस F माइनस Br माइनस ये सब क्रिएट हो सके, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बन सके। जैसे ही आपने ये काम किया होगा, व्हाट विल हैपन इज कि जैसे आप Na प्लस को डालोगे तो Na प्लस के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो दौड़ के आके चिपकना शुरू करेंगे। वाई? बिकॉज वाटर में कैसा होता है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव होता है। जैसे इसके ऊपर तुम्हारे पास आएंगे, ये इस तरीके से इसके ऊपर आके चिपकना शुरू कर जाएगा। दिस इज नोन एज हाइड्रेशन, ठीक है। अगर कोई और सॉल्वेंट होगा तो इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। बात एक ही, तो इससे ऐसे आके चिपक जाता है। अगर आप देखो ना, इसने आके इसके ऊपर कोटिंग बना लिया, एक प्रॉपर कोट बना लिया इसने, ऐसे ऊपर आके ना ऐसे चिपक गया इसके ऊपर, ठीक है। इसी की तरह अगर आप आगे देखो, इसमें लेट्स से आपके पास F माइनस है, ठीक है, तो F माइनस के ऊपर क्या आएगा, HOH HOH। आई होप समझ में आ रहा होगा। हाइड्रोजन क्यों है, बिकॉज हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन इसके ऊपर आके चिपकेगा। जैसे ही हाइड्रोजन इसके ऊपर आके चिपका, ये देखो क्या ये बात समझ में आई, इस तरीके से आके चिपका। और अब ना फ्लोरीन का भी साइज बढ़ गया। हमें ये याद रखना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू हाइड्रेशन या सॉल्वेशन, ठीक है, साइज ऑफ आयन, size of ion in the medium increases। जो साइज होगा वो इंक्रीज कर जाता है। और ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि जो हाइड्रेशन है, वो हाइड्रेशन डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन साइज, ठीक है। हाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन साइज, देयरफॉर F minus will be heavily hydrated, F minus will be heavily hydrated and I minus will be least hydrated। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? किसी को यहाँ तक डाउट है कि आपका I माइनस लीस्ट हाइड्रेटेड होगा? ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को भी डाउट है, जल्दी बताओ। No, sir. ठीक है, F माइनस आपके पास ये रहा, I माइनस विल बी लीस्ट हाइड्रेटेड, सबसे कम हाइड्रेटेड होगा। जैसे I माइनस सबसे कम हाइड्रेटेड होगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर की बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा, देखो। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पर I माइनस सबसे अच्छा है, फिर Br माइनस है, फिर Cl माइनस है, और फिर F माइनस है। इसका रीज़न पता है क्या है? आप ऐसे देखना कि आपके पास साइड में ये रहा, और ये आपके पास ट्रक, F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, और I माइनस है। F माइनस का साइज बड़ा हो गया, F माइनस के इतने लोग आके चिपके ना, बहुत ही बड़ा हो गया, बहुत ही बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया जैसे ट्रक, ये ट्रक जितना बड़ा हो गया, ठीक है। Cl माइनस के साथ अगर आप देखोगे तो कार जितना बड़ा है, Br माइनस बाइक जितना बड़ा है, और I माइनस बेचारा पैदल इंसान की तरह है। और यहाँ पर पता है आपके पास क्या है, ये पूरे एरिया में आपके पास, पूरे के पूरे एरिया में आपके पास क्या है, आपके पास वाटर या फिर कोई मीडियम होगा, और इनको यहाँ जाके अटैक करना है। इनको बेसिकली ट्रैफिक जैम के थ्रू पास करना है। जिसका साइज सबसे छोटा होगा वो सबसे जल्दी मूव करेगा ना। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर जाके अटैक करना है, तो जिसका साइज सबसे जल्दी सबसे छोटा होगा वो सबसे जल्दी मूव करके यहाँ तक अटैक करने जाएगा। इस केस में I माइनस सबसे जल्दी यहाँ पहुंच के अटैक करेगा। किसी को भी डाउट है इसमें? बताओ जी, किसी को भी डाउट है, हाँ या ना? नो सर। ठीक है, तो आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ये रहता है। यहाँ पर 2 की पॉइंट मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहूँगा। ये की पॉइंट क्या है वो चीज़ समझना आप, ठीक है। इस हाइड्रेशन से पोलर प्रोटेक्ट में क्या फ़ायदे होते हैं? पोलर प्रोटेक्ट में पहला फ़ायदा ये होगा, कैटायन एंड एनायन इज स्टेबलाइज्ड।
आपको देखा ना स्टेबलाइज कैसे हो रहा है, आपने हाइड्रेशन कराया, हाइड्रेशन कराने से क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन से चीजें आके चिपकी और बहुत बढ़िया हो जा रहा है, चीजें काफी मस्त हो जा रही है, बढ़िया है, बहुत एक नंबर काम, अच्छा है, होना चाहिए। कैटायन एनायन बेचारे ना परेशान थे टूटने के बाद कि क्या है क्या है क्या नहीं है, इसको ये सॉल्वेंट आके संभाल रहा है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखिए सेकंड तुम्हारे पास पॉइंट क्या है, it also stops it also stops cation and anion from combining again। है ना, कितनी छोटी सी बात है, बट ये भी बात सही है कि नहीं है, अगर इसके ऊपर ऐसे कोट बन गया है, ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े शेल बन गए, तो ये वापस आएंगे तो चिपक ही नहीं पाएंगे। हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो जी, ये तो पोलर प्रोटिक की बात हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोलर एप्रोटिक। ठीक है, पोलर प्रोटिक में किसी को जरा सा भी डाउट कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर इन पोलर एप्रोटिक, सॉरी पोलर प्रोटिक में। ठीक है, पोलर एप्रोटिक में क्या होगा देखना। देखिए पोलर एप्रोटिक में होता है आपका, पहले तो यहाँ पर क्या है कि सॉल्वेंट क्या है, पोलर है, सॉल्वेंट इज पोलर बट इनकेपेबल ऑफ डोनेटिंग H प्लस। एग्जाम्पल एसीटोन, आपको देखा यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव तो है, बट H प्लस नहीं दे सकता कहीं से। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक आता है DMF, ये देखना DMF का स्ट्रक्चर देखना, CH3N मैंने अपने दिमाग में बताया कैसे बनाया कि अगर कभी कोई खतरनाक सा सॉल्वेंट लिखा होता ना, पोलर एप्रोटिक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, DMSO। DMSO में क्या आएगा आपका, डाइमिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड एक्सेट्रा। क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये एसीटोन हो गया, DMF हो गया, DMSO हो गया, ये सारे के, एक सेकेंड, चलो जी ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में आ रही है आपको, पोलर एप्रोटिक समझ में आया। अब पोलर एप्रोटिक की एक खास बात देखना, जो सबसे खास बात है वो है कि ओनली कैटायंस आर सॉल्वेटेड। और ऐसा क्यों होता है आप लोग देखना, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सी चीज है, अगर आप देखो तो ये आपके पास Na प्लस है, Na प्लस में ये जो इसका शेप देखना, इसके शेप के हिसाब से जो ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन तो आके चिपक जाता है, देखो ऑक्सीजन जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो तो आके चिपक रहा है चीजों के साथ, बट जो अनायन है, अगर आप अनायन को भेजोगे यहाँ चिपकने के लिए कि भाई जाओ तुम भी यहाँ पर जाके बैठो, वो चीज नहीं हो पा रहा है। देखो क्यों नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, या ना स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत तगड़ा है, ये देखो दिखाई दिया, नोटिस किया आप लोगों ने, नीचे देखो इन सारे केसेस में से देखो, यहाँ पर भी क्या स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत तगड़ा है, यहाँ पर देखो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत तगड़ा है, और नेगेटिव चार्ज के लिए पार्शियल पॉजिटिव इधर है, पार्शियल पॉजिटिव इधर है, पार्शियल पॉजिटिव इधर है, तो पार्शियल पॉजिटिव बेचारा छुपा हुआ है, और अगर पार्शियल पॉजिटिव छुपा हुआ है तो नेगेटिव चार्ज जाके ना हाइड्रेट नहीं हो पाते, सॉल्वेट नहीं हो पाते, सिर्फ कैटायन सॉल्वेट होते हैं। अगर सिर्फ कैटायन सॉल्वेट होते हैं तो आप जरा एक छोटी सी बात बताओ, जो साइज का ऑर्डर होगा वो कैसा ऑर्डर होगा, सबसे छोटा कौन होगा, F माइनस होगा कि नहीं होगा, सबसे छोटा कौन होगा, F माइनस होगा, फिर कौन सा होगा, Yes, Cl sir. माइनस होगा, फिर Br माइनस होगा, और फिर I Right, माइनस। sir.
ठीक है, और इस बार यही न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर रहता है। क्यों भाई? आई माइनस बेचारा पहुंच ही नहीं पा रहा है। आई माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, होना चाहिए था वो बढ़िया, आगे होना चाहिए था, पर प्रॉब्लम यह है कि उसको जब बहुत टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। एफ माइनस छोटा है, जल्दी जल्दी पहुंचेगा, डोनेट कर देगा। इस केस में एफ माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्या ये बात समझ में? पोलर एप्रोटिक में किसी को डाउट है? पोलर No, sir. एप्रोटिक में किसी को भी डाउट है? आया ना समझ में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? बस हमारा लास्ट सॉल्वेंट है, फिर हम सबको क्लब करने जा रहे हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर आप देखोगे तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में एग्जांपल, नॉन पोलर आपको पता ही चल गया, म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं होते इसके ऊपर। एग्जांपल बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास है, बेंजीन हो गया, प्यारी प्यारी बेंजीन, CCl4, CS2 एक्सेट्रा। ये सारे के सारे मेरे पास जो हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, और ये हमें दिखते रहेंगे। ये चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ, CS2 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 CS2, आपको बहुत सारी रिएक्शन दिखेंगे। CS2 आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। क्या किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, अब इसमें ऑर्डर क्या रहता है? यहाँ पे Fi से आपके पास है NaI, आपके पास है NaBr, आपके पास है NaCl और आपके पास NaF। तो हम ये बोलते हैं फजान्स रूल का यूज होता है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा है? NaI। स्मॉलर दी कैटायन, बिगर दी एनायन, मोर इज दी कोवलेंट कैरेक्टर। स्मॉलर दी कैटायन, बिगर दी एनायन, मोर इज दी कोवलेंट कैरेक्टर। यहाँ पर क्या है? स्मॉलर दी कैटायन, भाई उस हिसाब से स्मॉल दी कैटायन उस कंपैरेटिवली एनायन छोटा है, तो यहाँ कोवलेंट कैरेक्टर कम हो गया। तो ये सबसे ज्यादा कोवलेंट है, ये लीस्ट कोवलेंट है। भाई डिसॉल्व ही NaI हो रहा होता है, सबसे जल्दी डिसॉल्व ही NaI हो रहा होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस वापस। अब ये कौन सा केस इंपॉर्टेंट हो गया, आपको खुद समझ में आ गया होगा। एक ही जगह अगर देखो, नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या है? हमें पता है कि I माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, I माइनस हमेशा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। सिर्फ एक ही जगह ऐसा हो रहा है कि F माइनस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कौन सा वाला सॉल्वेंट है? वो पोलर एप्रोटिक है। क्या किसी को डाउट है इसमें? किसी को भी डाउट है इसमें? No, बताओ, sir. पक्का? चलें आगे? Yes, sir. चलो जी, तो हमारा सॉल्वेंट तक का हो गया। हमने न्यूक्लियोफाइल देख लिया, कैसे डिसाइड करते हैं। हमें ये पता चल गया लीविंग ग्रुप क्या होता है, हमें पता चल गया सबस्ट्रेट क्या होता है। लेट्स कंबाइन एवरीथिंग। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, बहुत ही आसान होती है अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। अब आपने, अगर आप लिख रहे हैं तो आपने लिखना नहीं है 5-10 मिनट। ठीक है, अब आपने बस समझना है। अब मैं आपके लिए चीज़ें जोड़ने जा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आपके पास डाउट हो, आप सोचें कि क्या बता रहा हूँ मैं, और जो भी आपका मन कर रहा है आप तुरंत पूछें। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास दो मोटे मोटे केस हो सकते हैं। जो रिएक्शन है वो दो केसेस पे है। ये कौन कौन से दो केसेस हैं? केस 1 क्या है और केस 2 क्या है? ठीक है, केस 1 में हम क्या करने जा रहे हैं? हमारे पास एक RL है और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या है? वीक है। ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव हो गया। ये बात समझ में आ रही है? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो किसी को भी डाउट है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव वाली बात में? ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, आपके पास ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब ये बेचारा वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो पता है क्या, ये डर रहा होता है। एक तो इस पर अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये जाके, वीक न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव मैंने बना दिया है, पर इसमें आपको पता है वीक न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव नहीं, जनरली न्यूट्रल रहते हैं। तो न्यूट्रल है तो ये जाके बेचारा अटैक नहीं करता, ये अटैक ही नहीं करता, इसके अंदर दम ही नहीं है। ये बता वेट करता है। वेट क्या करता है कि R प्लस और L माइनस बन जाए पहले।
ये वेट करता है कि लीविंग ग्रुप पहले चला जाए फिर मैं जाके कुछ करूंगा। तो जब लीविंग ग्रुप चला जाता है तो स्टेप 1, पहला स्टेप क्या, यहाँ पर लीविंग ग्रुप जाता है, कार्बोकेटायन बनता है, दिखा आपको कार्बोकेटायन बन रहा है। अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होगा तो अच्छा है कि नहीं। देखना सारे लोग, क्या सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है तो अच्छा है कि नहीं है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो एकदम से कटायन और एनायन को क्या किया जाएगा, पकड़ के हाइड्रेट कर लेंगे, उसको स्टेबलाइज कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। कार्बोकेटाइन Yes, बन रहा sir. है, अब ये तुम्हारे पास जो कार्बोकेटाइन बन रहा है न्यूक्लियोफाइल वीक है, अब ये इसके साथ जुड़ के स्टेप 2 में ये RNU बना देता है। ये स्टेप 2 वाला रिएक्शन है। केस 2 देखना, सेकंड केस क्या हो सकता है। सेकंड केस ये हो सकता है आपके पास RL है एंड अगेन इस बार आपके पास न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल बेचारा स्ट्रॉन्ग है, खतरनाक, बिल्कुल 6 पैक एब्स है कि नहीं है। ठीक है, जितना भी तुम्हारे पास क्या है दम है यहाँ पर, कोई ये रुके ना रुके, आपने डाला ये किसी चीज का वेट नहीं करेगा, ये धड़ाम से जाके अटैक कर देगा एक ही बार में। तुरंत रिएक्शन हुई, आपके पास RNU बना प्लस L माइनस, वो वेट भी नहीं करेगा कि न्यूक्लियोफाइल जा रहा है नहीं जा रहा, उसको मतलब ही नहीं है, वो तुरंत अटैक करेगा। और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, इसका जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। देखिए ये नेगेटिवली चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव, वो जल्दी अटैक करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। क्या आपको मोटे मोटे 2 केस समझ में आ रहे हैं। क्या आपको सबसे ज्यादा डिफाइनिंग फैक्टर समझ में आ रहा है। डिफाइनिंग फैक्टर क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। क्या सबको दिखाई दे रहा है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा बहुत सॉल्वेंट भी है। पर सबसे पहली चीज जो आपको किसी रिएक्शन में देखनी होगी ना, आपको ये देखना है भाई लिखा क्या है। इज इट सिंपली C2H5O माइनस और इज इट C2H5OH। आपने देखा होगा अभी तक रिएक्शंस में C2H5O माइनस होता है। और इसको ना लिखने का एक और तरीका होता है, मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। C2H5O माइनस को लिखने का एक और बहुत अच्छा तरीका होता है, आपने सुना होगा अल्कोहलिक KOH। सुना आपने, अल्कोहलिक KOH। Yes, sir. अल्कोहलिक KOH कैसा होता है, अल्कोहलिक इज C2H5OH है, और आपने इसमें KOH ले लिया है, तो ये जो OH माइनस है यहाँ पर, ये दोनों मिलके बताए क्या करते हैं, ये C2H5O माइनस बना लेते हैं। अल्कोहलिक KOH इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से तुम्हारे पास है ये केस 1 केस 2, आपने अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया होगा। केस 1 को क्या बोलते हैं, SN1 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, Yes, sir. और इसको क्या बोलते हैं, SN2 Yes, sir. बोलते हैं। अब हम SN1 SN2 पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग विद SN1। किसी को डाउट है किस तो पूछ सकता है। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, पहली चीज क्या है, इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, आपके पास सब कुछ जो है, स्टेप 1 देख लेते हैं। इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, स्टेप 1 देख लो आप। 2 स्टेप रिएक्शन में स्टेप 1 वी कॉल इट कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। ठीक है, स्टेप 2 में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, स्टेप 1 में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन है। आपने ये लिया एग्जांपल, मैं ये ले ले रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास ये है। ठीक है, आपके पास ये बना, तो पहले कार्बोकेटायन बनेगा और फिर ये बनेगा। देखा आपको कार्बोकेटायन बना। सारी की सारी रिएक्शन इसी बात पे, इसी को बोलते हैं इसका RDS। RDS इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर तुमसे कोई पूछे कि रेट किस पे डिपेंड करता है, हम बोलते हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अल्काइल हैलाइड पे। अगर अल्काइल हैलाइड आपके पास ज़्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता, जब तक टूटेगा नहीं तब तक आगे कुछ होगा ही नहीं। आपने न्यूक्लियोफाइल कुछ भी ले रखा हो, आपके पास सॉल्वेंट कैसा भी हो,
अगर SN1 रिएक्शन है तो जब तक L माइनस जाएगा नहीं तब तक आगे कोई रिएक्शन ही नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती तो अब क्या किया जाए, ठीक है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, अल्काइल हैलाइड के। इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इफ अल्काइल हैलाइड की जो कंसंट्रेशन है उसको ट्रिपल कर दिया जाए, व्हाट विल हैपन टू रेट 3 टाइम्स। क्या ये बात समझ में आ रहा है, रेट 3 टाइम हो जाएगा। क्या किसी को भी डाउट है इसमें कि रेट इज इक्वल्स टू K अल्काइल हैलाइड? No. No, sir. ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, एक और चीज यहाँ पर ध्यान देनी, साथ साथ की पॉइंट लिखता जा रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या, अगर कार्बोकटायन है, ठीक है, कार्बोकटायन है, बी कॉशियस फॉर रीअरेंजमेंट, बी कॉशियस, ठीक है, फॉर रीअरेंजमेंट। आपका रीअरेंजमेंट होने का पूरा पूरा चांस है, तो आपने बहुत ध्यान देना। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2, स्टेप 2 आपके पास क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो आपके पास ये रहा 1 2 3। एक चीज ये बताओ, कार्बोकटाइन कैसा होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp होता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2 sp2। sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, टेट्राहेड्रल होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्या होता है? diagonal planar ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब आपके पास ये रहा फॉर्मेशन ऑफ ये प्रोडक्ट में, ये इसके पास जाएगा, अटैक करेगा, प्रोडक्ट बना लेगा, आपके पास ये NU, ठीक है, ये आपके पास NU, ये प्रोडक्ट बना लिया। अब यहाँ पर एक की पॉइंट क्या आता है, की पॉइंट ये आता है कि अगर आपके पास if carbon from the substrate is chiral, आपको याद होगा हमने कायरलिटी पढ़ा था। कायरल कार्बन का मतलब इसके पास चारों वैलेंसी डिफरेंट है। अगर कार्बन यहाँ पर कायरल है तो व्हाट हैपेंस इज, प्रोडक्ट इज अ रेसिमिक मिक्सचर, प्रोडक्ट इज अ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर कैसे, आप देखना यहाँ पर आपके पास ये है 3 वैलेंसी, आपके पास X हो गया, आपके पास ऐसे लेट्स से यहाँ पे ये X है, ये Y है और ये Z है। अब आपके पास न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल तो ट्राइगोनल प्लेनर है, कहीं से भी अटैक कर सकता है, इट कैन आइदर अटैक फ्रॉम हेयर, ठीक है, फर्स्ट केस, और इट कैन अटैक फ्रॉम हेयर, दिस इज सेकंड केस। दिख रहा है सबको, फर्स्ट और सेकंड केस। अगर ऊपर से अटैक करेगा, व्हाट विल यू गेट इज, यू विल गेट ऐसे तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल ऐसे X Y और Z, और जैसे ही अगर इसने नीचे से किया तो आपके पास जो बनेगा वो बनेगा ऐसे X Y और Z एंड ये NU। ये दोनों तुम्हारे पास क्या होंगे, दीज बोथ आर इनैंशियोमर पेयर्स, इनैंशियोमरिक पेयर्स, ठीक है। और दोनों का क्या चांस होता है, हम ये बोलते हैं 50% D एंड 50% L, ठीक है, 50-50% बनता है। अगर कभी कोई पूछे कि ये क्या 50-50 वाली बात, चलो अभी यहाँ पर देखना क्या इनैंशियोमरिक पेयर वाली बात समझ में आई आपको। एक और चीज देखना सारे लोग, यहाँ पर लेट्स से शुरुआत में ऐसे निकला, शुरुआत में अल्काइल हैलाइड कुछ इस तरीके से निकला, आपके पास ये अल्काइल हैलाइड X ऐसे जुड़ा था, X Y और Z, ये X कैपिटल X है, ठीक है, ये हैलाइड है, Cl ले ले रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना हो। देखना Cl जहां से हटा, अगर Cl जहां से हटा वही वाला बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, भैया Cl वहीं से निकला और न्यूक्लियोफाइल वहीं पे आके जुड़ा, जहां से Cl निकला वहीं पे आके जुड़ा, उसको बोलेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट। और जो तुम्हारे पास है उसके ऑपोजिट पोजीशन पे आप देख रहे हो ये वाला, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड प्रोडक्ट। क्या इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट समझ में आया, जहां से आपने क्लोरीन, जहां से लीविंग ग्रुप को हटाया, अगर वहीं पे कोई चीज आके लग जाए एग्जैक्ट उसी पोजीशन में, तो हम उसको बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। और अगर दूसरी तरफ से आके लगेगा तो ये होता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट। बट बताइए ये सब बातें कब की जाती हैं, ये बातें तभी अच्छी लगती हैं जब कायरल कार्बन होता है, हम ऐसे नहीं बात करते।
आपके पास कार्बन कायरल नहीं और आप मुझसे बोल लो सर इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। भैया ये सारा कुछ तभी होता है जब कायरल कार्बन है। अगर कार्बन कायरल नहीं है तो ये सब बकवास नहीं की जाते, नॉर्मल होता है। फिर क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? किसी को डाउट है क्या? शब्द समझ में आ रहे? रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, 50% डी 50% एल की बात हो रही है, याद है? ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी हैं ऑलरेडी। इनैंशोमेरिक पेयर इन्वर्जन रिटेंशन में अब आपको आज बता रहा हूँ। किसी को भी डाउट है इसमें यहाँ तक? नो सर। No, sir. चलो जी, बेस्ट देखना यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, ठीक है? कंडीशंस फॉर SN1, कंडीशंस फॉर SN1। अब ना ये जो बातें बता रहा हूँ इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कंडीशंस फॉर SN1, फर्स्ट चीज क्या है, आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? वीक न्यूक्लियोफाइल। जनरली solvent acts as nucleophile. It generally solvent acts as nucleophile. Therefore, a reaction also known as solvolysis और हाइड्रोलिसिस। इसलिए रिएक्शन को सॉल्वोलिसिस और हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल सिंपल सा, आपके पास ये रहा, आपने लिया ब्रोमीन, आपने डाला पानी, आपको पता यही बनने वाला है। ठीक है, आपसे कोई पूछे क्या होगा रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 आई बस समझ में। आप इसको पानी में डालते हो, ऐसे ही करते हो कि नहीं करते? आपने पानी में डाला, ये रिएक्शन हो जाती। कैसे हो जाती? कि यहाँ पर जो H2O है वही तुम्हारा सॉल्वेंट है और वही तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा है। इसीलिए कई बार इस रिएक्शन का नाम सॉल्वोलिसिस या हाइड्रोलिसिस भी हो जाता है। क्या किसी को भी कंडीशन फॉर SN1 में फर्स्ट पॉइंट में डाउट है जरा सा भी? ये बच्चे ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया ना? इन्वर्टेड प्रोडक्ट, रेसिमिक मिक्सचर, इनैंशियोमर, ये क्यों हो रहा है, ये चीज क्लियर हो रहा है ना? चांस है ना इसके पास कि 50-50 चांस है कि भाई ऊपर से अटैक करेगा तो अलग बनेगा, नीचे से अटैक करेगा तो अलग बनेगा। अगर कोई पूछता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको लिखना है तो इन्वर्जन वाला थोड़ा ज्यादा ही बनता है, इन्वर्जन वाला स्लाइटली ज्यादा होता है। बट हम ये मान के चलते हैं, आप देखना जब क्वेश्चन में फंसोगे तो आप ग्रुप पे भेजना है तो हम डिस्कस करेंगे। जनरली हमारे पास हमसे कोई पूछेगा तो रेसिमिक मिक्सचर है, और अगर ज्यादा निट पिकिंग करेगा तो ये बता देते हैं कि इन्वर्जन वाला ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इधर से अगर कोई लीविंग ग्रुप निकल रहा है तो इट इज बेटर ना कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से आए, ताकि उनके बीच में ना लड़ाई ना हो। ऐसे कि यहाँ लीविंग ग्रुप जा रहा है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो लड़ने का चांस है ना। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, चलो जी चलें आगे। कंडीशंस फॉर SN1 वाली बात, चलें आगे। बोलो जी, हाँ जी Yes. चलें। किसी को भी डाउट है? आप लोग लिख रहे हो साथ साथ देख रहे हो ना? हाँ, तो हमारे पास ये वीक न्यूक्लियोफाइल वाली चीज थी सबसे पहले। सेकंड पॉइंट क्या है, लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? गुड लीविंग ग्रुप। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? इंटरमीडिएट formed is carbocation, therefore rate depends on stability of carbocation। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का
सीधा सीधा क्या रहता है, 3 डिग्री बेंजाइलिक एलाइलिक, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। क्या ये बात समझ में? इंटरमीडिएट कैसे रहेगा? इंटरमीडिएट फॉर्मेशन फॉर्म्ड इज कार्बोकेटाइन, देयरफॉर रेट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री बेंजाइलिक एलाइलिक, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, solvent is polar protic। आपको बता दिया पोलर प्रोटिक क्यों होता है, ताकि कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड रहे। ठीक है, वापस से चीजें चिपके ना, ये 2 वजह रहती है जिससे पोलर प्रोटिक रहता है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा की पॉइंट ये याद रखना, 1 डिग्री नेवर अंडरगोज SN1 रिएक्शन। 1 डिग्री में कभी SN1 होता ही नहीं, चाहे कोई भी सॉल्वेंट हो, चाहे कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, 1 डिग्री में SN1 होता ही नहीं है। और इसका सीधा सा रीजन क्या है, अगर आपने 1 डिग्री पे आपने बना दिया, मान लो ऐसे है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसा होता है, अनस्टेबल होता है या स्टेबल होता है? अनस्टेबल होता है ना। Unstable. अगर 1 डिग्री अनस्टेबल होता है तो ये कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं, और ये बनता नहीं इसीलिए हम बोलते हैं कि 1 डिग्री में कभी SN1 होता ही नहीं है। 1 डिग्री अगर कभी भी लेते हैं ना तो SN2 ही होता है हमेशा। ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? इस पे क्वेश्चंस भी हैं इन टेक्स्ट के। क्या कंडीशन फॉर SN1 समझ में आ गया सबको? इसमें एक और चीज है, दैट इज एनर्जी डायग्राम। देखिए इसका एनर्जी डायग्राम देखना, इसमें रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ RL की बात करेंगे तो ये आएगा, होगा ना स्ट्रेट लाइन। सेकंड, इसमें अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इसमें एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। रिएक्शन में पीक 2 आती है। ठीक है, 2 पीक्स मीन्स 2 स्टेप्स। The straight line graph क्या था? स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये था, आपने देखो ना रेट वर्सेस RL, अभी हमने ऊपर देखा था ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RL, सारा का सारा अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड के बारे में ही बात कर रहे हैं कि अगर आप रेट का R इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू MX प्लस C के हिसाब से ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन। क्लियर? Yes, sir. चलो जी, क्या एनर्जी डायग्राम में किसी को भी डाउट है? एनर्जी डायग्राम, कंडीशंस फॉर SN1, रिटेंशन वाली बात, रेसमाइजेशन वाली बात, है ना? क्वेश्चन करें इस पे एक दो? Yes. चलो जी, क्वेश्चन है, which will undergo SN1 fastest? पार्ट ए।
हाँ जी, फर्स्ट वाले का आंसर तो कौन बता फर्स्ट रहा वाले का 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे होगा। है? सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, किसी को डाउट है? रीजन? कि आई जो है सबसे मतलब बड़ा होता है तो फिर वो आराम से निकल सकता है। गुड। चलो जी, किसी को ए वाले पार्ट में डाउट है? नो सर। ठीक है, आ जाओ बी वाले पार्ट को देखते हैं। अगर बी वाला पार्ट है तो बी वाले तो पार्ट में CH2Cl होगा। ठीक है, ये वाला क्यों नहीं करेगा ये जानना जरूरी है। तो रेजोनेंस जो है डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाए। एग्जैक्टली हाँ, exactly. ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, दो बॉन्ड तोड़ना। ठीक है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड, आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने किया है, पार्शियल डबल बॉन्ड, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, आपके पास ये वाला कम रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट वाले का आंसर? तो फर्स्ट वाला होगा। देखिए रीजन सेम है, यस यहाँ पर भी है, रेजोनेंस। यहाँ पर भी क्या होगा, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड। कैसे? डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल और लोन पेयर। क्या कोई डाउट है इसमें? डी वाले का क्या होगा? डी वाला तो सबसे आसान है। सर डी मेरे वाला को ये लग रहा है कि ए सबसे पहले होगा फिर BC में डाउट है कैसे होगा। किस में? इस वाले में? यहाँ पे? यस सर। बच्चे जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर बेंजाइलिक और एलाइलिक में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? अच्छा ठीक है सर। और इसका रीजन समझ लो, यहाँ रेजोनेंस ज्यादा है, यहाँ रेजोनेंस कम है। यस सर समझ। ठीक है, क्या किसी को भी डाउट है विच विल अंडरगो SN1 फास्टेस्ट वाली बात? चलो जी, एक और क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है विच विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस फास्टेस्ट। अच्छा, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? ये रिएक्शन क्या पूछने जाता है, SN1 या SN2? SN1। SN1। बताओ जी, क्या होना चाहिए इसका आंसर? 4 3 2 1। पक्का? हाँ सर, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो वही है। तीसरी बार गलत हो जाएगा ये सबसे मेरा। सोच लो। 1 2 3 4। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन। यस, 3 2 1 0। याद आया? हमने कल भी सर गलत किया लेकिन था। ये तो Cl पे हो रहा है ना तो फिर ये तो अल्फा क्या हो गया? हाइड्रोजन कैसे आ हुआ। जाओ, देखो देखो देखो, जब जब हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात हो गई ना। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? ये वाला CH3 तीन अल्फा हाइड्रोजन से करेगा, या फिर ये वाला जिसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है, ये ज्यादा डोनेट करेगा ना। यस सर। आया समझ में? इसका क्लियर है? नहीं सर। नहीं क्लियर है? आ जाओ देखते हैं, आ जाओ। इसमें देखना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा याद आएगा, थोड़ा बेटर लगेगा आपको। आपको याद है बच्चे, हम लोगों ने ये बात किया था, ये चीज़ तो क्लियर है ना आपको? सबसे पहले चलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे। ये देखो, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन वाली बात हम कर रहे हैं,
क्या आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में ये चीज क्लियर है? ये जो होता था याद है, ये लोगों को लग रहा होता था कि हमारे पास ये वाला सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, बट ऐसा नहीं होता। ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है ये आपका डोनेट करते हैं। होता है कि नहीं होता है? इस 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से चल रहा होता है कि नहीं चल रहा होता? ये बात याद है कि नहीं याद है? यस सर। अब तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे ऐसे ऐसे करके, देखो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर हमने इसी बात पे क्वेश्चन किया था कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल था, बिकॉज यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन का डोनेशन है। इसमें कौन सा ये वाला कम क्यों है? क्योंकि यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन का डोनेशन है। जब भी बेंजीन के साथ डायरेक्टली कार्बन ग्रुप लगा होता है तो वहाँ पे हम अल्फा हाइड्रोजन और हाइपर कॉन्जुगेशन को चेक करते हैं, ठीक है। इन दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन सा है? ये वाला 3 अल्फा हाइड्रोजन 0 अल्फा हाइड्रोजन। जिस पे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट उतना अच्छा कार्बोकेटाइन। क्या बच्चे ये बात समझ में आई? यस यस। सर। पक्का? अगर अभी भी नहीं आई तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं, नहीं सर, आ गई। ठीक है। चलो जी, किसी को भी डाउट है इसमें अब? हाँ जी, कोई भी ऐसा? ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये मैं जान रहा हूँ, ये देख के ना मन ऐसा करता है कि 4 बोलने का। आई नो ये मन के अगेंस्ट जाता है क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको 3 बार करा चुका और मैं आपको घुमा फिरा के इसको और कराता ही रहूंगा। यही वाली बात समझ में आ गई? ये हमारा SN1 कंप्लीट होता है। किसी को भी SN1 में डाउट है? कल हम मिलेंगे वापस से 8:30 बजे रात में, और कल हम SN2 और E1 E2 खत्म करेंगे। हाँ भाई, SN1 में किसी को डाउट है, आप SN1 से रिलेटेड क्वेश्चन भी लगा सकते हो अब। ओके, किसी ने कुछ पूछना है? नो सर।